आज हम अपनी पहली एक सक्सेस स्टोरी से शुरुआत करेंगे, जिसमें ये कहानी है एक यंग लड़के की जो हमेशा से चाहता था कि करियर में वो कुछ करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और उन्हें उस पर फ़ख्र हो। मुझे लगता है कि हमारे देश का हर लड़का या हर लड़की ये सपना अपने मन में संजोए रहती है और करियर की भागदौड़ में या अपने नौकरी जॉब भी बच्चों के भागदौड़ में कई बार माँ बाप को हम लोग उतना समय या इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। इसका हम सभी को मलाल है, लेकिन अपने अपने हालातों में इस तरह फंसे हुए हैं कि उनके लिए बहुत खास नहीं कर सकते। ऐसा ही एक यंग टैलेंटेड आदमी था, लेट्स से उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो उसका नाम मान लेते हैं कि उसका नाम था राम। तो राम ये चाहता था कि वो अपने माता पिता का ध्यान अच्छे से रख सके, वो उसके पास रहें और हमेशा खुश रहें। उसके पिता सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। सरकारी नौकरी हमारे देश में खासकर मिडिल क्लास में एक ऐसा अट्रैक्शन और चार्म है फॉर वेरियस रीजंस, उसमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। तो उसके पिता को ही लगता था कि अगर वो बीमार पड़ेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं तो हेल्थ की तरफ उन्हें अलग से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ उनकी दिनचर्या बहुत नियमित थी, खाने पीने पे बहुत संयम था, 5 बजे उठने वाले, सुबह 5 किलोमीटर चलने वाले, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और शायद सालों में कभी बीमार ना पड़ने वाले, जैसा अक्सर हम लोगों के जो एक जनरेशन ऊपर के लोग हैं जो हमें ऐसे किस्से कहानियाँ अपने घरों में मिल जाते हैं, ऐसे एक साधारण परिवार में वो थे। लेकिन राम को ये पता था कि मेडिकल बिल अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। फाइनेंशियली आप कितने वनरेबल हैं, कितने रिस्क पे हैं, ये बात उसने अपने कई दोस्तों से, कई अखबारों से और टीवी में जो खबरें सुन के समझी। क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटी जो कि बड़े शहरों जैसे दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में है, आमतौर पर वहाँ के खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि आप अपनी तनख्वाह से तो पे नहीं कर सकते। और क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है हिंदुस्तानियों में कि अपने परिजनों को बचाने के लिए लोग अपने पाई अपनी जमा पूंजी, अपनी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी बेच देते हैं। तो ऐसे ही किस्सों में सब कुछ अच्छा चलता रहा। राम एक अच्छे बेटे की तरह अपने माँ बाप को लेके जगन्नाथपुरी धाम यात्रा पे भी लेके गया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन उसके पिता ने, जिनकी उम्र लगभग 75 साल थी, अपना एक फुल बॉडी चेकअप कराया और उसमें उनका क्रिएटिनिन 2 था। नॉर्मली क्रिएटिनिन की वैल्यू एक हेल्दी इंडिविजुअल में 1 से कम होती है, कुछ एल्डरली के अंदर ये 1 से 1.25 के आसपास जा सकती है एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से। तो जब उन्होंने ये रिपोर्ट देखी तो क्योंकि उनको फिज़िकली कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ खास नहीं है, ये रिपोर्ट तो सब ऐसे ही होती हैं और सब गलत सलत दे देते हैं रिपोर्ट। लेकिन जब उन्होंने वो रिपोर्ट अपने बेटे को भेजी तो उसका ध्यान इस क्रिएटिनिन की तरफ गया और उसने एकदम से ध्यान किया कि ये किडनी के फंक्शन को नापने का सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। उसने तुरंत अपने डॉक्टर दोस्तों से सलाह की और उससे पता किया कि ये सीरियस हो सकता है। तो खैर, जैसा कि उसके पिता को कोई परेशानी नहीं थी तो उन्होंने भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा अरे कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर सब बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं जाने की इनके पास, मुझे कोई परेशानी महसूस तो हो नहीं रही है। तो उसने फिर जिद करके पापा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सब बेसिक जांचें की, बेसिक जांचें नॉर्मल आई, लेकिन डॉक्टर का ये कहना था कि ये क्रिएटिनिन 2 होना नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने एक स्पेशल जांच कराई जो ऑटोइम्यून डिजीज़ की होती है। ऑटोइम्यून डिजीज़ में पी अंका और इस तरह के टेस्ट सी अंका नाम से होते हैं। तो उसके अलावा भी ANA प्रोफाइल वगैरह उन्होंने कराया, फुल प्रोफाइल था, तो वो उसमें पी अंका पॉजिटिव आया।
पी अंक का पॉजिटिव आना अपने आप में एक डेंजर साइन है। जब डॉक्टर ने इसको देखा तो उसने तुरंत बायोप्सी के लिए ऑर्डर किया, क्योंकि एक्चुअल में क्या बीमारी है ये बायोप्सी से ही क्लियर हो सकती थी। बायोप्सी किडनी की, और उस बायोप्सी को देखने वाले पैथोलॉजिस्ट यूजुअली बड़े शहरों में ही अवेलेबल होते हैं। तो ये देखते हुए राम ने तुरंत अपने पिता को लेके दिल्ली गया, वहाँ के एक बड़े डॉक्टर को कंसल्ट किया और उन्होंने भी बायोप्सी एडवाइस किया। बायोप्सी हुई और बायोप्सी में आया कि उनको एक ऑटोइम्यून RPGN रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था। और डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी ऐसी है कि अगर आप 2 महीना भी चूक जाते तो आपकी दोनों किडनियाँ फेल हो सकती थी। ये सुन के राम के पिता को तो यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तो डॉक्टर ने समझाया ऑटोइम्यून डिजीज़ में आपकी बॉडी ही एंटीबॉडी क्रिएट करती है आपकी बॉडी के किसी अंग के विरोध में। तो उनकी जो एंटीबॉडीज़ थी वो किडनी के अगेंस्ट जा रही थी और बायोप्सी में पाएगा कि 30% किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, जबकि उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। तो फिर जैसा कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि ये हुआ कि इसमें खर्चा कितना आएगा, समय कितना लगेगा और क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर हम 1 हफ्ता भी रुकते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि बीमारी कितनी बढ़ जाएगी, किडनी कितनी ख़राब हो जाएगी। खर्चा तकरीबन 7 से 10 लाख के बीच में आएगा। और सरकारी हॉस्पिटल क्योंकि फ्री होते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी वेटिंग होती है। राम ने सब जगह पता किया तो वेटिंग लिस्ट अच्छी खासी लंबी थी, तो कोई चॉइस नहीं थी। तो उसके पापा इसमें निराश हो चुके थे। उन्हें लगा क्योंकि सरकारी उनके पास सेविंग, जैसा कि बहुत सारे मिडिल क्लास के पास इतनी सेविंग नहीं होती है ना, तो उनके पास इतनी सेविंग नहीं थी, वो परेशान थे। बट फिर राम ने बताया कि मैंने आपसे छुप के आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया था। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी और वो कार्ड इंश्योरेंस की वजह से कैशलेस पूरा ट्रीटमेंट हुआ। बायोप्सी हुई, कीमोथेरेपी के 3 साइकिल हुए, इम्यूनोथेरेपी के 2 साइकिल हुए और फिर जब 4 महीने बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आप पूरी तरह ठीक हैं, तो पूरे परिवार की जान में जान आई। तो ये एक समझदारी इस कहानी में ये है कि राम ये जानता था कि उसकी तनख्वाह से, उसके फादर की पेंशन से या सरकारी सिस्टम के रीइंबर्समेंट से, आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकारी रीइंबर्समेंट सिस्टम है यूजुअली उसमें जो रेट्स होते हैं वो एम्स या PGI लखनऊ के या KGMC लखनऊ के कंपेरेबल होते हैं। तो अगर आप प्राइवेट में इलाज कराते हैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, तो आपको यूजुअली अपने एक्सपेंडिचर का 1/4 या 1/3 ही मिलता है। और वो भी मिलने में सरकारी प्रक्रिया, क्योंकि वो शासन से और लखनऊ डायरेक्टरेट से होके आता है, तो उसमें साल भर तक का समय लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक हेल्थ इंश्योरेंस ने उनकी हेल्प की फाइनेंशियली, ताकि उन्हें कुछ सोचना ना पड़े कि पैसा कहाँ से अरेंज होगा। इंश्योरेंस कंपनी ने भी अच्छा सपोर्ट किया और उसके बाद उनका सारा ध्यान इसी पे था कि दिल्ली में इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज कहाँ हो सकता है। उन्होंने एक अच्छे प्राइवेट अस्पताल में पता करके गए डॉक्टर साहब के पास और उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट दिया। तो इस कहानी में 3 फैक्टर थे, फाइनेंशियल, मेडिकल और इमोशनल। फाइनेंशियल ये था कि इतना बड़ा खर्चा एक साथ मेरे ख्याल से इंडिया की 90% जनता के पास तो नहीं होता है। तो क्योंकि कैशलेस उनके पास इंश्योरेंस कार्ड था तो उन्होंने उसको पहले ही राम ने प्लान करके रखा था, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति, देखिए शरीर तो शरीर है, मशीन है, आपने 60-70 साल उसको यूज़ कर लिया है, घिसेगी भी, ख़राब भी होगी। तो ये बाई चांस नहीं है कि हमारे माता पिता बड़े बूढ़े जो हैं बीमार पड़ेंगे, निश्चित तौर पे पड़ेंगे। बहुत ही कम, करोड़ों में एक आदमी ऐसा होता है जिसको कोई बीमारी अंत समय तक ना हो। मेडिकली भी हैरिसन बुक ये कहती है कि 80 साल तक आपका शरीर, अगर आप बहुत ध्यान रखते हैं तो ठीक रह सकता है। भारत में हम ये मान के चलते हैं कि यूजुअली 60 की उम्र के बाद कोई ना कोई बीमारी शरीर में आती रहती है, तो उसको हमें पहले से प्लान करके चलना चाहिए। सरकारी रीइंबर्समेंट सिस्टम के अपने लिमिटेशन हैं, कई जगह वो आपको उतना सपोर्ट उस
1 हफ्ते 10 दिन की टाइम लिमिट के अंदर नहीं दे पाता है। तो आपको उसको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि ये मुझे कैसे अरेंज करना है बिना मेरी किसी अन्य फाइनेंशियल प्लानिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। दूसरा इमोशनल है, एक बेटा जिसने अपनी सारी उम्र लगा दी अपने पिता को ये दिखाने के लिए कि मैं अपने कैरियर में कुछ कर सकता हूँ, और जब उनको कुछ करने की बारे उन्हें अचानक ऐसी बीमारी सुननी पड़ती है कि 2 महीने में आपकी दोनों किडनी ख़राब हो जाएंगी। आप में से कई लोग परिचित होंगे, किडनी फेलियर के मरीज का ध्यान रखना, उसके साथ होने वाली परेशानी, बीमारी अपने आप में एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा है, और ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम होती है जब CKD का, किडनी फेलियर का पेशेंट आपके साथ होता है। तो पूरा परिवार उस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा और उससे निकला सक्सेसफुली। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस कहानी का है वो ये है कि सही डॉक्टर और सही इलाज बहुत ज़रूरी है। आप अगर बहुत से छोटे शहरों में किडनी बायोप्सी नहीं होती है, और अगर होती है तो उसको देखने वाले जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो नहीं होते हैं, तो आपको किडनी का अपेक्स इंस्टीट्यूट ही चाहिए। आप छोटे शहरों में उसको उम्मीद नहीं कर सकते वो मैनेज हो जाए। तो फिर डॉक्टर भी ऐसा होना चाहिए जो इस तरह की बीमारी पहले अच्छे से उसने कई बार ट्रीट किया हो। इट शुड नॉट बी कि उनका फर्स्ट केस हो। तो सही डॉक्टर ढूंढना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट काम सही डॉक्टर ढूंढना है। फिर फाइनेंशियल और बीइंग ए डॉक्टर मैं चीज़ों को ऑब्जेक्टिव रखता हूँ, तो मैं इमोशनल को लास्ट प्रायोरिटी दूंगा। लेकिन हमारे देश में मुझे लगता है इमोशनल पार्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। हमारा फैमिली बॉन्डिंग परिवार से इतना ज़्यादा होता है कि लोग अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए ज़मीन जायदाद अक्सर बेचते दिखते बर्बाद होते हुए हमने देखे हैं। तो खैर, इस कहानी में राम ने अपनी अक्लमंदी से सब कुछ पहले से प्लान किया था, और फादर के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। उन्होंने कहा उससे कि बेटा अगर ये सारा खर्चा मुझे अपनी जेब से करना होता या तुम लोगों से मैं करवाता तो उस इमोशनल ट्रॉमा को शायद सहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता। तूने बड़ी अक्लमंदी का काम किया कि तूने इंश्योरेंस लिया और सही डॉक्टर का पता करके दिया। तो इस कहानी से जो टेक होम मैसेज है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल्स का आप एडवांस में इंतज़ाम करके रखें। बीमारी बता के नहीं आती है, अमाउंट बता के नहीं आती है, समय बता के नहीं आती है। जब आपकी बीमारी आपके सामने हो, एक पुरानी कहावत है हमारे गांव में कि मुकदमा और बीमारी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आखिरी तक जब तक आप जीत ना जाए कुछ भी हो सकता है, और उसको हर चीज़ को बहुत सीरियसली और कायदे से लेना चाहिए। और उसके बाद जो टेक होम मैसेज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सही डॉक्टर की जानकारी पहले कर लेनी चाहिए। जब इस तरह के डायग्नोसिस बनते हैं जहां आपसे कोई कहे कि 2 महीने, हफ्ते भर, 10 दिन इतना टाइम है, तो एटलीस्ट 2 से 3 सुपर स्पेशलिस्ट इनकी सलाह एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक डॉक्टर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, और फिर आप सिक्का उछाल के उस पर टॉस कर रहे हैं कि मैं इसकी बात सुनूंगा कि उसकी सुनूंगा। जो आज ज़्यादातर जो अच्छे डॉक्टर हैं उनका मेडिकल लाइन बड़ा क्लियर कट है। बहुत ही कम जगह ऐसा होता है कि आपको अच्छे डॉक्टरों के ओपिनियन में डाउट मिले कि नहीं यार इसका एक्स रास्ता नहीं, वाई होना चाहिए। तो यही आज की स्टोरी थी। उम्मीद करते हैं आप इससे कुछ सीखेंगे, और आपकी लाइफ में अगर इस तरह की समस्या आएगी आपके चारों तरफ किसी को, तो आप उसको हेल्प करवाएंगे। थैंक यू। वेलकम टू RX हेल्पलाइन।